Welcome guys, this is my another video on YouTube. This is the fastest solution of mathematics question paper 2021 CBSE. जिन्होंने भी साइंस का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन 1 में आपकी टोटल 16 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हुज रूट्स आर 2 and -5. Let's see its solution. Let alpha be 2 and beta be -5. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग रूल जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। सो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का माइनस और ब्रैकेट में 2 प्लस -5 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एक्स, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि अल्फ़ा आपका 2 है और बीटा आपका -5 है, तो मैंने इसको पुट कर दिया है। फिर उसके नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट में -3x -10। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10, जो इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So question number 2 is asking that find the exponent of 2 in the prime factorization of 288. Let's see its solution. So देखो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर में 5 होगा और 3 का पावर में 2 होगा। तो हमसे पूछा गया है कि 2 का पावर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और c इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 2 रूट्स को ऐड करते हैं तो -b/a आता है। तो हम लोग -b की जगह पर -1 पुट कर देते हैं और a का जगह पे 1 पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स c/a होता है। तो c कितना है आपका -4 और a कितना है 1, तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा आपका -4। क्वेश्चंस के अनुसार हमको 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू लाना है। तो हम लोग अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना आया था, 1 आया था, और अल्फ़ा बीटा कितना आया था, -4 आया था। तो मैंने उसको पुट कर दिया, फिर मैंने माइनस लगा दिया और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -4 था। और जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 15/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 15/4। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। इसमें 3 में एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ 1 zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, अल्फ़ा आपका 2 दिया हुआ है जो कि 1 रूट है, आपको k का वैल्यू लाना है। तो ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग किसी भी रूट को उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर पुट कर देते हैं वो इक्वल्स टू 0 आता है। तो हम लोग अल्फ़ा को x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 4 प्लस 6 क्या होगा, 10 होगा, प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू -10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ़ 3/5, a, 4 आर द 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। तो a आपका दिया हुआ है 3/5, a2 हो जाएगा a और a3 हो जाएगा 4, क्योंकि ये लगातार AP में है। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आता है, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे और कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 करेंगे, तो दोनों का तो इक्वली आना है।
कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू होगा A3 माइनस A2 का। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। A2 की जगह पे A लिखेंगे, माइनस दिया हुआ है, उसके बाद A1 की जगह पे 3/5 लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू देके A3 की जगह पे 4 लिखेंगे और माइनस A2 की जगह पे A लिखेंगे। जब हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5A माइनस 3 इक्वल्स टू 20 माइनस 5A, और जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो A इक्वल्स टू 23/10 आएगा, यानी कि A जो है वो 23/10 इसका आंसर होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर 3 गो नंबर अगर AP में रहता है तो जो उसके मिडिल टर्म होता है ना, वो 2 नंबर का एवरेज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ मिडिल नंबर विल बी द एवरेज या मीन ऑफ द अदर 2 नंबर। तो आपको मिडिल वाला A निकालना है, तो ठीक है, तो आप फर्स्ट और थर्ड वाले का एवरेज निकाल लीजिए। तो क्या होगा, 3/5 प्लस 4/1, बड़ा सा बाय देखिए 2 लिखना है, और फिर जब हम लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 + 20/5 और बाय में 2 होगा, और जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 23/5 बड़ा वाला बाय में 2, तो जब उसको हम लोग एवुलेट करेंगे तो 23/10 आंसर होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देख लेते हैं। इन एन AP द कॉमन डिफरेंस आपका -3 है, और हमको 11th टर्म 15 दिया हुआ है, तो हमको इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आपका -3 है, 11th टर्म आपका 15 है, और फर्स्ट टर्म निकालना है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, A + n - 1 d। तो अब अगर हम लोग इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो A इक्वल्स टू 45 आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 45। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अ मैन गोज 5 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी में है वो निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करते वक्त आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि वो पर्सन A से चलना शुरू किया 5 मीटर वेस्ट की ओर, उसके बाद B से C की तरफ गया 12 मीटर, दैट इज़ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। AB आपका 5 मीटर हो गया, BC 12 मीटर हो गया, और AC आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें यूज करेंगे, और जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो AC आपका 13 मीटर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल। इफ ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन फाइंड एंगल OQP। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस पर PQ एक टेंजेंट बना लिया, P पे 90 डिग्री होगा, और जो क्वेश्चन कह रहा है कि POQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो वी नो दैट द टेंजेंट्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो P पे है वहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए POQ एंगल जो है वो बराबर होगा एंगल PQO का, दैट इज़ 45 डिग्री। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो OA आपका 6 सेंटीमीटर है, OB आपका 10 सेंटीमीटर है। हमको BC निकालना है जो टेंजेंट है, ठीक है, मतलब टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल लिए और कोड है बड़ा सर्कल के लिए। तो देखो इन ट्राइंगल OAB, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिससे हमको AB 8 मिल जाएगा। वो कैसे, तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो AB इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग को पता है कि OA जो है वो बाइसेक्ट कर देगा BC को, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा AC का, जो कि इक्वल लेंथ है। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, दैट इज 8 + 8
दैट इज़ बी सी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, तो कह रहा है क्या, इफ़ 3 साइन ए दैट इज़ थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसका ट्रायंगल बनाते हैं। तो ए बी सी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो 3 साइन ए इक्वल्स टू 1 दिया है, तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। तो 1 जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और जो 3 है वो आपका हाइपोटेनियस है। तो हम लोग फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे ए बी निकालने के लिए, यानी कि बेस निकालने के लिए। तो जब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ए बी आपका 2√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग को कहा गया है कि सेक ए का वैल्यू क्या होगा। तो सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी कि ए सी बाई ए बी। तो ए सी क्या आया 3 और ए बी आया है आपका 2√3। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो होगा आपका 3√2/4। तो सेक ए क्या हो जाएगा 3√2/4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 8 का बी क्या कह रहा है, हमको दिखाना है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बाय 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए LHS को RHS में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला है, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बाय है, और सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा। और जब 1/sin स्क्वायर थीटा बाय 1/cos स्क्वायर थीटा को अरेंज करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा होगा जो कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी जो है वो टावर है, और मान लेते हैं सी एगो पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है जो 20 मीटर अवे है टावर से। ठीक है, तो ए बी बाई बी सी क्या होता है tan थीटा। तो ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस। तो tan 60 गोस्ट क्या हो जाएगा ए बी बाई 20। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू आएगा 20√3। तो इसका आंसर क्या होगा 20√3, मतलब जो हाइट है टावर का वो होगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका 66 दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस आपका आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको इसका एरिया निकालने को कहा गया है। तो एरिया क्या होता है πr²। तो जब हम लोग पाई में 22/7 और r² आपका क्या है 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 693/2, जिसका आंसर होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पूछ रहा है द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 108। तो फाइंड इट्स डायमीटर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपका इसका डायग्राम बना दिया है। तो देखो ए बी हमको निकालना है, ठीक है, और ए ओ इसका सेंटर है। तो ए ओ और ओ बी बराबर होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर 108 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाता है 2πr, लेकिन हमको यहाँ पर सेमी सर्कुलर दिया हुआ है इसलिए हम लोग 2πr का हाफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा बच्चा मतलब सोच रहा होगा कि यहाँ पर हम +2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको रेडियस को भी ऐड करना पड़ेगा। जब हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं इसमें 2πr लिखते हैं क्योंकि इसमें डायमीटर का काम नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर 2r लिखे हैं। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम लेके तो यहाँ पर रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर आपका रेडियस 21 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आपको डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, दैट इज़ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। तो हमको इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सा रिलेशन हो जाएगा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी और ए डी बाई डी बी आपको 4/5 है और ए सी 15 सेंटीमीटर है, तो हमको लेंथ पूछ रहा है ए क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने पहले एक ट्राइंगल बना दिया है ए बी सी, डी ई जो पैरेलल है बी सी का, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कहा गया है ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ए बी आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, जब हम लोग ए डी और बी डी को प्लस करेंगे। ए सी आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको ए निकालना है। तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थियर्स थ्योरम भी कहते हैं, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए डी बाई ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई ए सी का, ए सी में तो हम लोग जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए ई क्या आएगा 20/3, जो इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका वैल्यू लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, तो फिर हमको उसको स्क्वायर भी करना है क्योंकि कॉसेक स्क्वायर 60 है। उस तरह हम लोग साइन 30 का भी स्क्वायर करेंगे वैल्यू को, और सेक स्क्वायर 60 का भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा -11/3 होगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इफ़ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 4√3/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस tan थीटा प्लस cot थीटा को होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो फिर हम लोग को उसका वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा। और हम लोग को पता है कि tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो और जब हम लोग 4√3/3 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 3/9 होगा। तो उसके बाद जब हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 16/3 माइनस 2/1, क्योंकि प्लस 2 को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 16/3 हो जाएगा एलसीएम करने के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10/3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ़ tangents PA and PB from an external point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 70 डिग्री then find angle POA। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो देखो हमको क्या बोला था कि जो इसका टेंजेंट है ना पी ए और पी बी, वो 70 डिग्री का इंक्लाइन कर रहा है, मतलब वो 70 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग को पता है कि जो ओ बी है ना वो उसको हाफ हाफ में बांट देगा 70 डिग्री को। तो एंगल ए पी ओ और एंगल ओ पी बी आपका 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ आपका कितना आ गया 35 डिग्री। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ पी, तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ ए बी आपका 180 हुआ, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल पी ओ ए कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 दैट इज़ 55 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा 55 डिग्री होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का 1 क्या कह रहा है हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि देखो एक बार अगर तुम डाइस को थ्रो करेगा तो आपका 6 आउटकम आएगा। अगर आप 2 डाइस को साथ में थ्रो करोगे तो 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36 आउटकम आएगा। उसी तरह अगर आप 3 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो 6 का पावर 3 दैट इज़ 116 आउटकम्स इसका आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी कह रहा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का चांस है 0.015। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा नॉट टी का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग को पता है कि किसी भी चीज़ का होना या ना होना
1 का बराबर होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो आपका प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का होना आपका दिया हुआ है, और जब हम लोग इसको उस साइड भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.015। तो आंसर क्या होगा, 0.985 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में बढ़ने से पहले एक स्टूडेंट का मतलब एक डाउट आ गया था क्वेश्चन नंबर 20 का 5 नंबर में। तो देखिए उन्होंने कहा है प्लीज़ सर पोस्ट द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 20 का भी। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर देखने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स वुड नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स वाइल मूविंग परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन ही एगो ऐसा पार्टिकल जो फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तब आपको उस वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 2 में आपके 4 केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन है। तो पहला केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है टू पाथ्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन हेयर आर। तो यहाँ पर आपको दो पाथ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, और दूसरा दिया हुआ है माइनस 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 7। तो हमको पूछ रहा है कि वो किस पाथ से पार करेगा। वो क्या जो दो लाइन दिया हुआ है वो क्या इंटरसेक्ट करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, पैरेलल होगा, या फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो इसको जानने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ये है क्या एक्चुअली। तो जब हम लोग इसको A1/A2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि ये एक नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस आपका पैरेलल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 का, लेकिन वो बराबर नहीं हो रहा है C1/C2 का। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। बाकी इसका मैं आपको 4 और 5 का आंसर दे रहा हूँ। आप इस पिक को देखिए, इस पिक का पॉइंट नंबर 3 को पढ़िए, नो सॉल्यूशन इफ़ टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। तो आपका क्या दिया हुआ था, तो उससे जब हम लोग उसको सॉल्व किए तो पता चला कि क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, लाइन्स आर पैरेलल। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ अ पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आपका दिया हुआ हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन्स आ रहे हैं ना, वो एक दूसरे पर को कोइंसाइड है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है 17 का 4 और 5 का। ठीक है, आप मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर कमेंट करके लिखिए। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फिगर को आप अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट है वो स्टैंड है, देखिए एक ए पे है, एक बी पे है, एक सी पे है और एक डी पे है। तो इसका क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट पता करना पड़ेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट पे है। तो ए किस कोऑर्डिनेट पे होगा, एक्स और वाई। तो एक्स क्या होगा 2 और वाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उस तरह बी का क्या होगा 5,7, सी का क्या होगा 8,6 और डी का क्या होगा 6,3। आप इसको एक बार मैच कर लीजिए ग्राफ को देखकर। ठीक है, तो इस सब का क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग का इस सब का डिस्टेंस को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ए बी स्क्वायर का जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से, तो ए बी आपका √13 आ जाएगा। अब मैं अगर आपको एक एक करके मतलब वैल्यू पुट करके बताऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको उसका यूनिट बता देता हूँ। तो बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा √10
यूनिट, सी डी कितना हो, सी डी आपका √13 यूनिट हो जाएगा और ए डी आपका √20 यूनिट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो फिगर बना है ए बी सी डी पॉइंट से, तो ये क्या है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस या क्वाड्रिलेटरल है। तो जब हम लोग इसका डिस्टेंस को पता कर लेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा ये क्या है। तो देखो, तो जब हम लोग इसका डिस्टेंस को पता किए तो इससे हम लोग को पता चला कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि स्क्वायर कब होगा, जब चारों साइड इक्वल होगा। तो चारों साइड इक्वल है, नहीं है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जब दो साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड सब, और जब दो नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल होगा तभी वो पैरेललोग्राम होगा। और रोम्बस में क्या होता है ना, चारों साइड इक्वल होगा तो अभी वो रोम्बस कहलाएगा। तो क्या चारों साइड इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द स्पोर्ट टीचर इज सिटिंग एट द ओरिजिन देन विच ऑफ द 4 स्टूडेंट इज क्लोजेस्ट टू हिम। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे तो ए और डी ही जो है सबसे सामने हम लोग को दिखेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे और ओ डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा ओरिजिन से, ठीक है, तो वही आंसर होगा। तो ओ ए निकालते हैं तो क्या होगा, तो जब हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ओ ए इक्वल्स टू √29 आता है और √29 का वैल्यू क्या होगा, 5.38। उसी तरह जब हम लोग ओ डी निकालेंगे, ठीक है, ओ डी डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ डी आपका आ जाएगा 3 × √5, तो जिसका वैल्यू होता है 6.70। तो ओरिजिन से क्लोजेस्ट कौन हुआ, 5.38 या 6.70। तो 5.38 ही हुआ जो क्लोजेस्ट हुआ। तो 5.08 किसका है, पॉइंट ए का है, तो ए इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है डिस्टेंस निकालो ए और सी का। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,5 और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,6। तो जब हम लोग इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दिए ए सी का, तो ए सी आपका √37 यूनिट आया। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर मैं कैलकुलेशन बताने गया तो फिर आप लोगों को पता है कि ये 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ACR। तो हमको मिड पॉइंट पूछ रहा है, AC का मिड पॉइंट क्या होगा। तो अब हम लोग इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स वाई का, तो एक्स क्या होता है x1 + x2/2, और जब y का पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा y1 + y2/2। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 2 + 8/2 दैट इज़ 10/2 दैट इज़ 5, और y का क्या होगा 6 + 5/2 दैट इज़ 11/2। तो ये ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं केस स्टडी 19 की ओर। तो ये आपका मीन मीडियन मोड पे आधारित है। तो पहला ये आपका डेटा दिया हुआ और पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमको इसका क्लास मार्क बताना है। ठीक है, तो क्लास मार्क कैसे पता करें, तो देखो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो वही वाला आपका क्लास मार्क होगा। ठीक है, तो 60 to 80 जो है वो आपका क्लास मार्क है, मतलब कि मॉडल क्लास है। ठीक है, क्लास मार्क नहीं है, मॉडल क्लास है। हमको पूछा है कि क्लास मार्क क्या होता है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपका क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट आपका 60 है, अपर लिमिट 80 है, उसका हाफ कर देंगे तो आपका क्लास मार्क आ जाएगा। तो क्लास मार्क क्या आएगा 17 आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका मोड क्या होगा। तो हम लोग इसमें मोड का फॉर्मूला डाल देते हैं जिससे हम लोग को मोड मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग मोड में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मोड 73.33 आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब मैं अगर इसको बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा 73.33। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा क्या होगा।
तो मीडियन क्लास भी वही होगा जो आपका मॉडल क्लास होता है, दैट इज़ 60 to 80। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और मीडियन क्लास क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ प्रेजेंट रहता है वही मीडियन क्लास हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था, 7 था, तो इसका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 60 से 80। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा, 60 होगा, और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होगा, 60 होगा। तो इसका सम करने कहा गया, तो 60 + 60 120, तो ऑप्शन सी 120 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का केस स्टडी है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो केस स्टडी में मेनली कहा गया है कि हरीश नाम का एक लड़का है जो समर में कार्ड के साथ खेल रहा है। तो उसने कार्ड पे 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा है और उसने एक उसमें मतलब बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन ओड प्राइम नंबर इज। तो 1 से लेके 20 तक उसमें नंबर रखा हुआ है। ठीक है, बॉक्स में, तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिंपल सा बात है कि ऑड प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच क्या क्या होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 यही होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 7, टोटल नंबर आउटकम कितना है, 20। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, 7/20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 इनके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज़ 11/20। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 18 एक वो ऐसा नंबर है 1 से 20 के बीच जो 3, 6 और 9 का मल्टीपल में होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो 1/20 सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 7। तो 1 से 20 के बीच में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 3 और 7 दोनों के मल्टीपल में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। ठीक है, तो सेक्शन 3 शुरू हो चुका है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का ए क्या कह रहा है, चेक वेदर द पॉइंट पी, क्यू एंड आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कब फॉर्म होगा, जब 2 साइड बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम लोग फिर से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो PQ कितना हो जाएगा, √37 यूनिट, QR कितना हो जाएगा 37 यूनिट, और PR कितना हो जाएगा 2 यूनिट। यानी कि देखो PQ और PR बराबर आ रहा है √37 यूनिट, लेकिन PR जो है वो बराबर नहीं आ रहा है PQ और QR का। तो इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो आप लोग ये सॉल्यूशन को देख लीजिए, कहीं मतलब गड़बड़ होगा तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको कम से कम समय में दे सकूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18 इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3 फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग नंबरेटर को x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं। तो पहले क्या कहा गया था कि द सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो x + y कितना हो जाएगा 18। और फिर क्या कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज़ कर रहा है तो फ्रैक्शन जो है अब वो आपका 1/3 रिड्यूस हो जा रहा है। तो x/y + 2 क्या हो जाएगा
1/3 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3x - y = 2। देखते हैं इसका फर्दर सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कर सकते हैं x + y = 18 और 3x - y = 2, जो हम लोग सॉल्व किए तो ये आया था। तो +y - y कैंसिल हो गया और 3x + x दैट इज़ 4x और 18 + 2 दैट इज़ 20। तो x = क्या आ गया 5। अब हम लोग 5 का वैल्यू को पुट कर देंगे पहले इक्वेशन में। तो x + y आपका क्या था 18 था। तो y को जब हम लोग फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो 13 आएगा। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा x/y दैट इज़ x = 5 y = 13 दैट इज़ 5/13 आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई 2 × 3 × 5 + 5 एंड 5 × 7 × 11 + 7 × 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो जब हम लोग मतलब फर्स्ट नंबर का ई करेंगे फैक्टराइजेशन, तो देखो इसमें 1, 5, 7 और 35, ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। ठीक है, और जब सेकंड नंबर यानी कि 5 × 7 × 11 + 7 × 5, इसको जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टर क्या क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 7, 5, 21 और उसको लेते लेते 240 तक उसका फैक्टर हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए ये सब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। तो फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। इसका हम लोग को मीन निकालना है। मीन का क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम लोग इस सब को ऐड कर देंगे तो 112 आएगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10 है, तो बाय 10 तो मीन क्या आ जाएगा 11/2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे है। BC आपका 6 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC एज शोन इन द फिगर। तो हमको रेडियस निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, AB 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ज्वाइन कर देते हैं OP, OQ, OR को और फिर OA, OB और OC को। तो देखो OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा BC में, OP परपेंडिकुलर होगा AB में और OR परपेंडिकुलर होगा AC में। तो देखो OP बराबर होगा OQ बराबर होगा AR, क्योंकि वो सब रेडियस है सर्कल के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका BC है जो 6 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा BC क्या है 6 और हाइट क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, उस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल COA भी करेंगे तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 मतलब AC इसका बेस है। AC कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, जो मैंने साइड में करके रखा है। ठीक है, उस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 8 है, तो जब इसको कैंसिल होगा तो 4 होगा। फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको आपको खुद से करना होगा, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है जो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सेक्शन 4 में सीधे चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल fx ये बाय पोलिनोमियल gx। तो इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, और हमको इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी बताना है। तो चलिए इसका हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करना तो आप लोग को आता ही होगा, तो मैं फिर भी आपको डिवाइड करना दिखा देता हूँ। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो होगा 5x + 5 और जो रिमाइंडर होगा -40x - 20। ठीक है, तो आप लोग इसका देख लीजिए सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको प्रूव करना है 3 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर
गिवन दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो सभी को आता है, तो इसका सॉल्यूशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 मतलब इसका मैंने दो सॉल्यूशन बताया है, एक थोड़ा लेंदी है और दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन ट्राइंगल पी टी एंड पी एस आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम अ पॉइंट पी सच दैट पी टी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल TPS equals to 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड TS एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो ये रहा इसका डायग्राम। तो PT 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो OTP क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें एंगल T 90 डिग्री होगा, एंगल TPO 30 डिग्री होगा और एंगल TOP 60 डिग्री होगा। ठीक है, देखो अब दूसरी फिगर को देखो, वो पहला फिगर था, दूसरी फिगर को देखो। दूसरी फिगर में हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगाने से हम लोग को OT का वैल्यू पता चल जाएगा। तो PT बाई OT क्या हो जाएगा, 1060। तो 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो 4/OT इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो OT क्या हो जाएगा, 4√3। OT इसका रेडियस है। ठीक है, अब हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो हम लोग ना ट्राइंगल OTM को उससे बाहर कर लिए। ठीक है, पहले वाले डायग्राम से। तो फिर इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे ताकि जो है हमको TM का वैल्यू पता चल सके। तो TM का वैल्यू पता चल सके तो उसमें हम लोग cosec 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OT/TM। तो जब हम लोग OT क्या हो गया था, आपका रेडियस था, तो रेडियस कितना था, 4√3/3। तो जब हम लोग cosec 60 में वैल्यू पुट करेंगे 2/√3 और उसके बाद जब हम लोग फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो TM आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ठीक है, तो TM अगर 2 सेंटीमीटर आ गया तो आपको कोड निकालना है, यानी कि TS निकालना है। तो TS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TM प्लस MS। तो हम लोग को पता है कि जो लाइन, ठीक है, OP जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर देता था TS को। तो TS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TM प्लस MS दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4√3/3 सेंटीमीटर और कोड क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर दैट इज। तो मैंने आपको कहा था कि इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा इसका सॉल्यूशन का। ठीक है, तो देखो PT और PS इसका टेंजेंट है और टेंजेंट क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो और क्या क्वेश्चन पे दिया हुआ था कि एंगल TPS जो है वो 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल T और एंगल S वो भी क्या क्या हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो TS क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर TS 4 सेंटीमीटर हो गया तो आपको लेंथ ऑफ कोड पता चल गया और फिर आप इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लीजिए इसका रेडियस को निकालने के लिए। ठीक है, जो मैंने इसके पहले वाले सॉल्यूशन में बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन में कि कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगाना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो इफ़ वन मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 12.1 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ट्राइंगल का एरिया 121 सेंटीमीटर है और दूसरे ट्राइंगल का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पहले ट्राइंगल का मीडियन जो है वो 12.1 सेंटीमीटर है और हमको दूसरे ट्राइंगल का मीडियन निकालना है। तो हम लोग ट्राइंगल चैप्टर में पढ़े थे कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द corresponding मीडियन। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ triangle ABC by area of triangle XYZ, there will be XYZ equals to AD square by XN square। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, 121 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ क्या है, 64 है, इक्वल्स टू AD बाई XN का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में डालेंगे तो उधर रूट लग जाएगा। तो 121/64 का रूट क्या होगा, 11/8 और AD कितना था, 12.1। तो आपका XN क्या हो जाएगा फर्दर सॉल्यूशन करने पर, 8.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में प्रूव करना है क्या, 1/cot A
सेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉसेक इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1/कॉट ए सेक ए प्लस कॉट ए। तो देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसलिए जो है थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग LHS से RHS में प्रूव करेंगे। तो पहले LHS देख लेते हैं। तो कॉट ए को हम लोग कॉस ए बाय साइन ए कर सकते हैं, और सेक ए को 1/कोस ए, और जो कॉट ए है उसको कोस ए बाय साइन ए, जो आपका फर्स्ट स्टेप लिखा गया है। और सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो 1/कोसेक थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और जो कॉसेक थीटा है माइनस में, उसको मैंने सेकेंड स्टेप के बगल में लिख दिया है। थर्ड स्टेप में देखो क्या किया गया है, उसमें LCM लिया गया है। LCM लेने पर 1/1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा आया, ठीक है। अब स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 को में हम लोग जो है उसको उल्टा कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/साइन थीटा। अब हम लोग इसका LCM लेंगे, तो जब फिफ्थ स्टेप में हम लोग इसका LCM ले लिए, और सिक्स्थ स्टेप में भी उसको हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। वो सिक्स स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेवन्थ स्टेप में। तो सेवन्थ स्टेप में हम लोग ने उसको 1 का वैल्यू को पुट कर दिया, तो वो तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा। और एट्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, और बाय जो नीचे में दिया हुआ था उसको हम लोग लिख दिए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, जो आपका 9th स्टेप में लिखा गया है, ठीक है। हम लोग ऊपर में कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया स्टेप 10 में, तो बचा क्या कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा, ठीक है। हम लोग का LHS इक्वल्स टू क्या है, कोट थीटा। अब हम लोग RHS को भी कोट थीटा लाएंगे, तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लोग LHS से कोट थीटा लाने का कोशिश करते हैं। तो RHS क्या था, कॉसेक थीटा माइनस 1/कॉट थीटा सेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब फिर इसको हम लोग जो है उसको साइन कॉस में जो है कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1/कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या बचेगा 1/साइन थीटा माइनस 1 बड़ा वाला बाय 1/साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम लोग इसका LCM लेंगे थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा 1/साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ स्टेप में साइन थीटा को ऊपर कर देते हैं, तो क्या बचेगा 1/साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसका LCM ले लेते हैं फिफ्थ स्टेप में, तो हम लोगों ने ले लिया। अब देखो सिक्स्थ स्टेप में देखो, यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में 1 आया है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग 1 की जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो सिक्स स्टेप में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस थीटा को हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे सिक्स स्टेप में, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बाय में क्या दिया हुआ है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा बाय 1/कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कोस थीटा बाय साइन थीटा दैट इज कोट थीटा। तो RHS से भी हम लोग कोट थीटा ले आए, तो LHS बराबर हो गया RHS, दैट इज इट इज प्रूव्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इक्वल्स टू 0 इज़ 5/2। एक रूट आपका दिया हुआ है, इसमें आपको पूछा गया है कि k का वैल्यू क्या होगा और इसका अदर रूट क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका 1 रूट दिया हुआ है 5/2, तो हम लोग इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। इसका दूसरा रूट निकालना है, उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं, और k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग किसी भी रूट को उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो 0 आना चाहिए। तो हम लोग जो 1 रूट दिया हुआ है 5/2 उसको x की जगह पे पुट करेंगे,
तो जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो इससे हम लोग का के का वैल्यू आ जाएगा जो होगा -15/2। ठीक है, अब देखो के का तो वैल्यू आ गया -15/2। अब हम लोग को इसका अदर रूट भी निकालना है। तो हमको पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है C/A, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू C/A। तो C मतलब क्या हो गया के, तो C कितना था -15/2 और ए क्या है, ए आपका 2 दिया हुआ है। तो फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो बीटा आपका आ जाएगा 3/2। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसमें कहा गया है विथ वर्टिक्स ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC एज सेंटर, आर्क आर ड्रॉन विथ रेडियाई 2 सेंटीमीटर each as shown in the figure. If AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter, AC equals to 10 centimeter, then find the area of shaded region. तो इसका हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके पास। AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था और AC 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस सम ऑफ एरिया ऑफ 3 सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल्स θ1, θ2, θ3 विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो θ1, θ2 और θ3 क्या है, वो आपका एंगल्स है A, B और C का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जब हम माइनस करेंगे तब हमको उसका शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया को पहला वाला एंगल का ए जो है जिसको θ1 मांगे उसको क्या लिख सकते हैं, θ πr²/360 प्लस θ2 πr²/360 प्लस θ3 πr²/360। अब देखो इसमें πr²/360 कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग कॉमन लिख लिए और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। तो हमको पता है जब हम लोग किसी ट्राइंगल का सारा थीटा को ऐड करेंगे, 3 ही थीटा होता है तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम लोग θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 के पास 180 लिख दिए और 180 कैंसिल हो गया 360 के साथ 2 टाइम्स में, तो πr²/2 आया। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और रेडियस आपका क्वेश्चन में ही 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो r² दैट इज़ 2 × 2 और यहाँ क्या था हाफ था दैट इज़ हाफ। तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 44/7। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 44/7। अब हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो क्वेश्चन में ये श्योर नहीं किया गया है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसीलिए हम लोग इसको हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 A प्लस B प्लस C। A B C क्या है, इसका साइड्स है। तो पहला साइड्स कितना है 6, B कितना है 8, C कितना है 10 है। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हीरोन्स फार्मूला से √/S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जो आप सभी लोगों ने को इसका फॉर्मूला पता होगा। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर हम लोग माइनस कर देते हैं, वो जो 3 गो आर्क मतलब सेक्टर जो बनाए थे ना उसका एरिया को माइनस कर देते हैं। तो 24/1 माइनस 44/7। तो जब हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 124/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 124/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। लास्ट सेक्शन है ये हमारा मैथ्स का सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 34। Water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 8 centimeter. If the rate of flow of water is 80 centimeter per second, then how many liters of water is being pumped out through this pipe in 1 hour? तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका एक रफ डायग्राम बना लिया है। ठीक है, मान के चलो कोई एक टैंक है, उस पे से एक पाइप निकला हुआ है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि डायमीटर इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस जो पाइप है उससे पानी निकल रहा है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी उससे निकलेगा। तो
देखो, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना पानी निकलता है उस पाइप से। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकंड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है और जो आपका स्पीड होता है, जिस स्पीड से पानी निकलता है वो आपका लेंथ हो जाता है। तो लेंथ कितना हो गया, यानी कि हाइट दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 4/80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 1 सेकंड में इतना पानी निकला है। अब हमको 1 घंटे में बताना है कि कितना पानी निकलेगा। तो अब ये 1 सेकंड का है, तो अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 दैट इज़ 3600 सेकंड होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर, तो फिर से पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई 60 × 60 कर देंगे। तो जब हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे वैल्यू पुट करके, तो वो आ जाएगा आपका 144,822.8.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 घंटा में पानी निकला है। तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना लीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो जब हम लोग 144,822.8.5 को जब लीटर में चेंज करेंगे तो वो आपका 1448.2 लीटर हो जाएगा। तो 1 घंटे में आपका 1448.2 लीटर पानी जो है उससे फ्लो करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये इसका आंसर समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, A man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed coming direct towards it. If it takes 80 minutes for the angle of depression to change from 30 to 60, how soon after this will the car reach the tower? ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको पूरे सिंपल तरीके से बता देता हूँ। और 35 का जो बी है वो आप खुद से कीजिए, क्योंकि आपको एक ही बनाना है जिसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 35 का बी मैं आपको नहीं बताऊँगा, उसके बाद मैं 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊँगा। तो चलिए 35 का ए का सॉल्यूशन देखते हैं। तो डायग्राम आपके सामने है, देखिए ए बी जो है वो आपका वर्टिकल टावर है। ठीक है, और डी पे जो है वो एक कार है जो मूव करना शुरू करती है बी की ओर। तो जब वो डी से लेके सी तक जाती है तो उसको 18 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और जो ऊपर से एक पर्सन देख रहा है ए से, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से 60 में चेंज हो जाता है। तो हमको पूछ रहा है कि अब उसको सी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 1060 होगा। ठीक है, तो ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 बी सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ए बी बाई बी डी लिख दिए। ठीक है, तो ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी बाई √3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो ए बी इक्वल्स टू है √3 बी सी और ए बी कितना आया, बी डी बाई √3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से √3 बी सी बराबर हो जाएगा बी डी बाई √3 का। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 3 बी सी बराबर हो जाएगा बी डी का। ठीक है, तो 3 बी सी क्या हो जाएगा, बी डी किसके बराबर है, डी सी प्लस बी सी के बराबर है। ठीक है, तो 3 बी सी इक्वल्स टू है डी सी प्लस बी सी। अब बी सी को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 2 बी सी क्या हो जाएगा, डी सी के बराबर। तो 2 बी सी, डी सी कितना टाइम लगा था, 18 मिनट। तो बी सी 2 को उधर ले जाते हैं तो 18/2 दैट इज़ 9 मिनट। तो बी सी कितना मिनट लगेगा, 9 मिनट लगेगा। इसका मतलब कि उसको उस कार को सी से बी में जाने तक 9 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ एस एन denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 equals to 3 ब्रैकेट में S का 8 माइनस S का 4। ठीक है, वो 8 है और वो 4 है, तो उसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो प्रूव करना है S12 इक्वल्स टू 3
ब्रैकेट में S8 माइनस S4, ठीक है। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो S12 कितना हो जाएगा, 12/2, मतलब हम लोग 12 को n की जगह पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12/2 2a प्लस 12-1 ब्रैकेट बाई मल्टीप्लाई d। तो S12 क्या हो जाएगा, 2 में से 12 को अगर कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 11d, तो S12 कितना आ जाएगा 12a प्लस 66d। अब S8 कितना आता है, ठीक है। अब S8 को भी उसी तरह हम लोग वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8/2 2a प्लस 8-1d। तो S8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्यूशन करने पर 8a प्लस 28d। उस तरह हम लोग S4 का भी निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, तो S4 आ जाएगा 4a प्लस 6d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है S12 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में s का पावर 8 s का 8 माइनस s का 4, ठीक है। तो हम लोग इस सब तीनों का वैल्यू जो है पुट कर देते हैं तो S12 क्या हो जाएगा 12a प्लस 66d इक्वल्स टू 3 बड़ा वाला ब्रैकेट में 8a प्लस 28d माइनस ब्रैकेट में 4a प्लस 6d। तो जब हम लोग इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 12a प्लस 66d इक्वल्स टू 3, तो 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d, ठीक है। तो फिर इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं तो 12a प्लस 66d इक्वल्स टू 3। अब 8a में माइनस 4a को घटा देंगे तो 4a प्लस 22d हो जाएगा। तो इधर देखो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, सो LHS आपका 12a प्लस 66d LHS तरफ आ गया, और RHS तरफ कितना आ गया, जब हम लोग 3 को उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट वाले से तब 12a प्लस 66d, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैंने वीडियो के बीच में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर या सब्सक्राइब करने को नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई चल रहा था। अब देखो, अब मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन बता दिया। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप तुरंत वीडियो को देखते देखते कमेंट करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ठीक है। और अगर आपके दोस्तों ने भी अगर 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर मतलब कि उनको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरा लिंक को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को फाइंड करने का होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, ठीक है। उस जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप तुरंत वीडियो को देखते के साथ सीख जाओगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कि बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तू अपने इरादों पे कायम रहना। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन अपने इरादों पे कायम रहना। और लाख आए मुश्किलें ज़िंदगी में, तू अपने हौसले को बनाए रखना।